2025 के चुनावी दंगल का अखाड़ा सज चुका था। बिहार में 2 चरणों में मतदान हुए और इस चुनावी अखाड़े में दो दो हाथ नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव में भी हो चुके हैं और फैसला 14 तारीख को आएगा। लोगों की निगाहें 14 तारीख पे टिकी है कि आखिर बिहार की बादशाहत किसके हाथों में होगी। चुनाव समाप्त होने के बाद लगातार एग्जिट पोल में जो सर्वे दिखाया जा रहा है उसको लेके दोनों दलों में कहीं ना कहीं बेचैनी है और इस बार के चुनावी महाभारत में जो सियासी पिच पे तेजस्वी और नीतीश कुमार आपस में भिड़े, कौन किसे परास्त करेगा, बिहार की बादशाहत किसके हाथों में जाएगी और 243 सीटों पे क्या कुछ समीकरण रहेगा, कौन उम्मीदवार किस पे भारी पड़ा, इन तमाम समीकरणों को समझने के लिए किसका पलड़ा भारी रहेगा, इन तमाम चीजों को समझने के लिए हमारे साथ पूर्व आईपीएस अमिताभ दास सर हैं। सर, आखिरकार 2 चरणों का चुनाव समाप्त हो गया। तमाम उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला जो है वो 14 तारीख को आएंगे। ईवीएम में जो मतदान हुए वो कैद हो चुके हैं। कौन किस पे भारी पड़ेगा, क्या समीकरण कहता है, आपका भी राजनीति को आप करीब से देखते हैं, समझते हैं, विश्लेषण भी बताते हैं, वो सटीक भी हो जाता है। तो इस बार तेजस्वी नीतीश किसकी सरकार, क्योंकि वोट के परसेंटेज की बात कर ली जाए तो सेकंड चरण का जो मतदान रहा है वो 70% रहा है। प्रथम चरण का मतदान भी वोटों हुई है वो धमाकेदार हुई है। तो 243 सीटों पे हम उन सीटों की बात करेंगे जो काफी हॉट सीट रहे और कौन किसे परास्त कर रहा है, तमाम समीकरणों को बताइए और कौन सत्ता के संग्राम को प्राप्त कर पा रहा है। सर, अब देखिए, संक्षेप में मेरी बात समझिए कि यदि ईमानदारी से गिनती होगी तो महागठबंधन की सरकार, और यदि वोट चोरी हो गई तो पलटू राम की सरकार, एनडीए की सरकार। ये कुल मिलाकर मेरी बातों का निचोड़ है। देखिए, 243 सीटों के लिए मतदान हो गया दोनों चरणों का। परसों तो मतगणना होगी। इस बार के चुनाव में एक बड़ी बात रही जिसकी पूरे देश में चर्चा हो रही है, वो है बम्पर वोटिंग। पहले चरण जो था 6 नवंबर को, जिसमें 121 सीटों पर मतदान हुआ, उसमें 65% मतदान हुआ। और कल वाले चरण में जिसमें 122 सीटों पर मतदान हुआ, 70% मतदान हुआ। ये मतलब बहुत बम्पर वोटिंग है और माना जा रहा है कि बिहार के इतिहास में इतना ज़बरदस्त मतदान कभी नहीं हुआ था। अभी इसकी कई वजहें भी बताई जा रही है। कुछ लोग इसको छठ के पर्व से जोड़ रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि ये चुनाव छठ के तुरंत बाद हुए तो बहुत सारे जो लाखों प्रवासी लोग रहते हैं बिहार के, जो बिहार के बाहर रोजी रोटी कमाते हैं, वो छठ में आए हुए थे। तो उन्होंने कहा कि नहीं, अब हमको वोट दे के ही लौटना है, और उनके परिवार वालों ने भी वोट दिया। इसको लेकर प्रशांत किशोर भी थोड़ा गदगद हैं। उनका कहना है कि प्रवासी बिहारी इस बार का एक्स फैक्टर बनेंगे। अलग अलग बातें हो रही। बहुत सारे राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि बम्पर वोटिंग का ये मतलब होता है कि सरकार बदलने वाली है। उनका कहना है कि जब जनता सरकार से नाराज़ रहती है, गुस्से में रहती है, तो बड़ी संख्या में लोग निकलकर वोटिंग करते हैं। और पहले के उदाहरण देकर वो बताते हैं कि जब जब देश के किसी भी राज्य में बम्पर वोटिंग हुई है तब तब वहाँ की सरकार बदल दी गई है। अब ये तो 14 तारीख को पता चलेगा। अब मेरा जो विश्लेषण है वो ये है कि देखिए, बिहार की जनता इस बार मतलब काफ़ी बदलाव के मूड में देखी गई। चुनाव के पहले आप देखेंगे तो राहुल गांधी की जो वोटर अधिकार यात्रा हुई 17 अगस्त से 1 सितंबर तक, उसमें एकदम जन सैलाब उमड़ा। उसके बाद तेजस्वी की यात्रा में भी काफ़ी भीड़ आई। प्रशांत किशोर की बिहार बदलाव यात्रा में भी काफ़ी भीड़ आई। तो इसकी एक वजह तो ये है कि 20 साल हो गए पलटू राम के, तो ये कोई छोटा समय नहीं होता है, काफ़ी बड़ा समय होता है। लोगों को लगा कि अब थोड़ा बदलना सरकार को ज़रूरी है। फिर पलटू राम से लोगों की नाराज़गी भी कई चीज़ों को ले की गई थी, जिस तरह की बीपीएससी के अभ्यर्थियों पर लगातार लाठीचार्ज हुआ, जिस तरह बिहार में भ्रष्टाचार चरम पर है, बेरोजगारी चरम पर है, महंगाई चरम पर है, कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई है, ये सब को लेके। और एक और है कि पलटू राम के दिमागी हालत पर अब सवालिया निशान खड़े होने लगे हैं। जिस तरह से वो अजीबोगरीब हरकतें करने लगे हैं, कभी राष्ट्रगान के समय उछल-कूद मचाने लगते हैं, कभी किसी सीनियर आईएएस के सर पर गमला उठा के रख देते हैं, कभी किसी महिला पर झपट्टा मार देते हैं। तो इसको लेके भी लोगों में एक मतलब बेचैनी थी कि किधर जा रहा है बिहार। तो ये देखिए, मेन मुकाबला तो बिहार का यही 2 गठबंधन के बीच होगा। एक महागठबंधन है जिसमें कांग्रेस है, आरजेडी है, लेफ्ट पार्टियां हैं, वीआईपी हैं, एक छोटी सी पार्टी आईआईपी भी शामिल हो गई, आईपी गुप्ता की।
दूसरा गठबंधन एनडीए है, जिससे बीजेपी है, जेडीयू है, हम है, लोसपा है, राष्ट्रीय लोक मोर्चा है। लेकिन प्रशांत किशोर की जो एंट्री हुई है जन स्वराज पार्टी की, और उसने भी काफ़ी सीटों पर, लगभग सारी सीटों पर चुनाव लड़ा है, तो उससे ये मुकाबला कहीं से न कहीं त्रिकोणीय बन गया है। जो बहुत दिनों बाद बिहार में ये हालात हुए हैं कि चुनाव में एक तीसरा कोण भी बनता दिखाई दे रहा है। अब देखिए से बहुत सारी सीटें ऐसी जिस पर बहुत लोगों की, आप कह सकते हैं, नज़र है, जिसको से बोलचाल की भाषा में हॉट सीट कहते हैं। अब जैसे एक महुआ की बात मैं करूं, अब महुआ सीट जो है, वहां से आपको तेज प्रताप यादव लड़ रहे हैं, जो लालू के बड़े बेटे हैं, और उनको एक तरह से परिवार और पार्टी दोनों से बाहर निकाला जा चुका है। तो उन्होंने एक अलग पार्टी बना ली है, जनशक्ति जनता दल, और ब्लैक बोर्ड उनका चुनाव चिन्ह है, तो उस पर वो ताल ठोक रहे हैं। अब ज़्यादा सीटों पर तो कोई वो नहीं, राघोपुर की सीट है सर, छपरा है, उस पर मैं आ रहा हूँ, बारी बारी से मैं आ रहा हूँ। तो वो महुआ वाली सीट है, तो उसको लेके देखना है सबको कि तेज प्रताप यादव सिर्फ मतलब बात ही बनाते रह जाएंगे कि कुछ वोट भी ले पाएंगे। दूसरी सीट आपने कही, एक अलीनगर की सीट है, जहाँ से मैथिली ठाकुर खड़ी हो रही है, जो बिहार की एक पॉपुलर लोक गायिका है। भाजपा ने उसको खड़ा कर दिया है, अभी मुश्किल कुछ महीने पहले ही 25 साल की हुई है। उसको लेके वहाँ भाजपा में भी बगावत है, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि मतलब अपरिपक्व है, अभी इसको समझ नहीं है। तो वो एक आपको कह सकते हैं कि सीट है। राघोपुर की सीट तो खैर है ही है, वहाँ से तेजस्वी यादव खड़े हो रहे हैं, जो विपक्ष के नेता भी हैं। बहुत लोग उनको भावी मुख्यमंत्री के रूप में देखते हैं, और मुझे लगता है उनका जितना लगभग पक्का है। इसी तरह आप देखिए छपरा की सीट है, वहाँ खेसारी लाल यादव लड़ रहे हैं। खेसारी लाल यादव भोजपुरी सिनेमा के मतलब जाने माने एक्टर हैं, वहीं मतलब स्थानीय आदमी हैं। उधर आपको तारापुर की सीट है, हॉट सीट में सम्राट चौधरी बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं, बहुत गंभीर आरोप झेल रहे हैं, हत्याओं के, नरसंहार के, फर्जीवाड़ा के, बहुत सारी चीज़ें। वो तारापुर से खड़े हुए हैं, जहाँ एक ज़माने में उनके पूज्य पिता लड़ते थे, शकुनी चौधरी। उसका आपको लखीसराय की सीट है, जहाँ से दूसरे डिप्टी सीएम जो हैं विजय सिन्हा चुनाव लड़ रहे हैं। वहाँ भी उनकी कोई बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। अभी तो मतदान के दिन बिल्कुल उनको ऊपर गोबर वगैरह फेंक दिया गया था। इस तरह बहुत ये जो है हॉट सीट है। तो और शिवदीप लांडे हैं, पूर्व आईपीएस अधिकारी हैं, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, महाराष्ट्र के रहने वाले हैं, उन्होंने बिहार को अपनी कर्म भूमि मान लिया है। 2 जगहों से मैदान में है, अररिया से, जमालपुर से। कहते हैं कि अररिया का मैं एसपी रह चुका हूं, और जमालपुर में मैंने ट्रेनिंग की थी। अब पटना में आपको एक चर्चित सीट, आप कुम्हरार को चर्चित सीट मान सकते हैं। कुम्हरार से आपको जन स्वराज पार्टी ने केसी सिन्हा को उतारा है। केसी सिन्हा बिहार के जाने माने गणितज्ञ हैं, उन्होंने गणित पर बहुत सारी मतलब किताबें लिखी हैं। तो बहुत सारी हॉट सीटें हैं, और पता चलेगा। देखिए ये तो विधानसभा सीमांचल का क्षेत्र में क्या समीकरण लग रहा है सर? बीमा भारती है, कटिहार है, पूर्णिया है, किशनगंज है, ओवैसी के भी उम्मीदवार चुनावी मैदान में सीमांचल में तो देखिए 4 जिले आते हैं, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, अररिया, और वहाँ मुसलमानों की बड़ी तादाद है। किशनगंज में तो 70% मुसलमान है, और कल बहुत बम्पर वोटिंग भी वहाँ हुई है। किशनगंज में तो 80% के आसपास वोटिंग हुई है। और वहाँ पर सही आपने कहा, सीमांचल में आपको धमदाहा से बिहार के मिनिस्टर लेसी सिंह खड़ी हुई हैं, जो कुख्यात अपराधी बूटन सिंह की पत्नी है। सीमांचल में ऑल इंडिया मुस्लिम इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो है, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो ओवैसी की पार्टी है, पतंग छाप, वो कुछ अच्छा कर सकती है। मुझे लगता है 2-3 सीटें अगर सीमांचल में वो निकाल ले, वो पार्टी 5 सीटें थी, जिसमें 4 को बाद में तेजस्वी ने तोड़ लिया था, और बस अख्तरुल ईमान बच गए थे। इस बार मुझे लगता है 2-3 सीटें यदि सीमांचल से निकाल लें तो उस पर किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए। शहाबुद्दीन के बेटे भी चुनाव लड़ रहे हैं। शहाबुद्दीन के बेटे रघुनाथपुर से अवध बिहारी चौधरी हैं। ओसामा शहाब, तो उनको लेकर भी बहुत विवाद हुआ है। मतलब जंगल राज का प्रतीक बताया गया शहाबुद्दीन को। उसके बाद आपको मुन्ना शुक्ला, जो बहुत खूंखार क्रिमिनल है, बिहार का, उम्र कैद काट रहा है ब्रज बिहारी प्रसाद हत्याकांड में। मुन्ना शुक्ला की बेटी शिवानी शुक्ला लालगंज सीट से लड़ रही है। पहले तो उसको टिकट नहीं मिला था, फिर उसने बहुत मतलब आप कह सकते हैं रोना धोना मचाया, तो उसको टिकट मिला। फिर आपको काराकाट की सीट एक हॉट सीट कह सकते हैं, यहाँ से ज्योति से हैं। कौन जीत रहे हैं सर? अब जीत हार का तो कहना मुश्किल है, लेकिन किधर चल रहा है? भाड़ा पलरा किधर भारी है सब? पूरे बिहार में है। नहीं, ये काराकाट में ज्योति सिंह को अच्छे खासे वोट मिलेंगे। अब जीते या नहीं जीते, देखिए कई बात है। एक तो पिछले साल जो चुनाव हुए थे लोकसभा के, उसमें उसने काफ़ी जनसंपर्क किया था पवन सिंह के साथ,
तो एक वो उनका जनसंपर्क काम करेगा। दूसरी बात कुछ सहानुभूति फैक्टर भी है। लोगों को लग रहा है कि कहीं ना कहीं ज्योति सिंह के साथ अन्याय हुआ है, नाइंसाफ़ी की है पवन सिंह ने, तो एक सहानुभूति फैक्टर भी काम करेगा ज्योति सिंह के पक्ष में। तो देखिए अभी बहुत तरारी है सर, तरारी सीट भी है सर। तरारी सीट भोजपुर जिले में सीट है। वहाँ कैलाश पांडे भी चुनाव लड़ रहे हैं, क्या लगता है? खूंखार अपराधी सुनील पांडे का बेटा तरारी से लड़ रहा है चुनाव, विशाल प्रशांत। और हुलास पांडे भी खूंखार अपराधी है, वो बक्सर जिले के ब्रह्मपुर से लोजपा प्रत्याशी है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का उम्मीदवार है हुलास पांडे। तो इस तरह बहुत सारे। नवादा में वारसलीगंज की सीट दिलचस्प हो गई है। वहाँ दो महिलाएं हैं, दोनों बाहुबलियों की बीवी है। एक अशोक महतो की बीवी है अनीता देवी, और अखिलेश सिंह की बीवी है अरुणा देवी, वो खड़ी हुई है नवादा से। इस तरह से राजवल्लभ यादव का। तो कुल मिलाकर देखिए बिहार में तो बहुत सारी सीटें हैं जिस पर लोगों की नज़रें हैं, लेकिन क्या होता है, कुछ नतीजे देखिए हर चुनाव में होता है कि कुछ नतीजे बहुत चौंकाने वाले होते हैं। जैसे पिछले साल लोकसभा में हुआ, किसी ने नहीं सोचा था कि स्मृति ईरानी चुनाव हार जाएंगी अमेठी से, क्योंकि वो एक कद्दावर मिनिस्टर थी मोदी सरकार में, लेकिन वो एक साधारण कार्यकर्ता से चुनाव हार गई। तो कुछ तो नतीजे आपको आएंगे ही चौंकाने वाले। एक हॉट सीट मुझे एग्जिट पोल में लगातार जो पलड़ा भारी है सर, वो एनडीए का दिखाया जा रहा है। तमाम टेलीविजन देखिए, सर्वे एजेंसियां जो है, एग्जिट पोल को मैं गंभीरता से नहीं लेता, किसी को नहीं लेना चाहिए। एग्जिट पोल के पीछे बहुत राजनीति रहती है, बहुत खेला रहता है। आपको याद होगा पिछले लोकसभा चुनाव के समय एग्जिट पोल्स ने ज़्यादातर गोदी मीडिया के चैनलों ने भाजपा को 350 के आसपास सीटें दी थी। कुछ चैनल तो इतने उत्साहित हो गए थे कि 400 पर पहुंचा दिया था। 2015 में भी बीजेपी कार्यालय में लड्डू बट गया था सर पूरा। अब वो तो काउंटिंग शुरू होने के बाद, वो तो एग्जिट पोल भी हटा दीजिए, वो तो गिनती जो शुरू हुई उसी में लड्डू खाने लगे ये लोग, और 2-3 घंटे में पूरा पासा पलट गया। एग्जिट पोल के पीछे देखिए बहुत सारी बातें रहती हैं। अभी देखिए लोकसभा चुनाव में भाजपा 240 पर ही अटक गई, सामान्य बहुमत भी नहीं आया, तो कहाँ गया आपका 350 सीट। देखिए आजकल, एक दर्शकों को बता दूं, आजकल चुनावी नतीजों पर करोड़ों का सट्टा भी लगता है, सट्टेबाजी का भी खेल होता है। जैसे राजस्थान में फलौदी बाजार सब है, ये सब में करोड़ों का सट्टा लगता है। और बहुत सारे जो एग्जिट पोल्स रहते हैं वो सट्टेबाजों के प्रभाव में डाले जाते हैं। तो इन सबको मैं बहुत गंभीरता से नहीं लेता, और असली नतीजा जो 14 को ही आएगा। और फिर मैं बात दोहराता हूं कि ईमानदारी से गिनती होगी तो महागठबंधन की सरकार बनेगी, वोट चोरी होगी तो एनडीए की सरकार बनेगी। लेकिन एक आखिरी सवाल है सर कि ये वोटों की जो प्रतिशत रही, ये आखिर क्या कारण रहा कि नीतीश कुमार ने जो पेंशन दिया, बिजली फ्री दी, 10,000 महिलाओं के खाते में डाले, तो जनता चाहती है कि हाँ नीतीश कुमार 74 साल के हैं, वही सरकार में बने रहे, या तेजस्वी का जो नौकरी का वादा है इसका कहीं ना कहीं। नहीं, मैंने कहा ना, देखिए राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि जब कभी बम्पर वोटिंग होती है तो सरकार बदलती है ना। तो सरकार बदलने वाली है। मैंने कहा कि ईमानदारी से यदि गिनती होगी तो महागठबंधन की सरकार बनेगी, तेजस्वी सीएम बनेंगे। और यदि गणेश कुमार ने वोट चोरी करवा दी तो मैं क्या करूंगा। चलिए, सीधे तौर पे पूर्व आईपीएस अमिताभ दास सर थे, जो हॉट सीट है और किधर की हवा चलेगी, हवाओं का रुख किधर बदलेगा, साफ तौर पे इन्होंने कहा कि जो वोटें पड़ी हैं वो बम्पर पड़ी हैं, और इस बार अगर ईमानदारी से सब कुछ हो जाए तो तेजस्वी सरकार बनाने जा रहे हैं, यानी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं।